नमस्कार। क्या कभी ये सोचा है कि समाज असल में हम सबकी जिंदगी, हमारे फैसलों और हमारी दुनिया को कैसे आकार देता है? आज हम समाज शास्त्र के उन्हीं बुनियादी विचारों की परतें खोलेंगे। इसे ना कुछ ऐसे समझिए जैसे हम एक कैमरे से जूम आउट कर रहे हों। पहले एक अकेले इंसान पर, फिर उसके आसपास के समूहों पर और आखिर में पूरे समाज की बनावट पर। तो इस सफर के लिए तैयार हैं? चलिए, शुरू करने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। एक दिन में कोई भी कितनी अलग-अलग भूमिकाएं निभाता है? किसी के लिए एक इंसान संतान है, किसी के लिए माता-पिता, फिर एक दोस्त भी, एक कर्मचारी या एक छात्र भी। बस यही भूमिकाएं समाज को समझने की हमारी पहली सीढ़ी हैं। तो ठीक है, अपनी जूम आउट यात्रा को शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। हमारी अपनी सामाजिक पहचान। समाज की इस विशाल संरचना में किसी भी व्यक्ति की जगह आखिर तय कैसे होती है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सरल से विचार से, जिसे हम कहते हैं प्रस्थिति या स्टेटस। तो ये प्रस्थिति का सीधा सा मतलब है समाज में किसी व्यक्ति का स्थान या उसका पद। ये एक लेबल की तरह है जो बताता है कि सामाजिक ढांचे में कोई कहाँ खड़ा है। मजे की बात यह है कि ये लेबल हमें समाज से मिलता भी है और हम इसे खुद कमाते भी हैं। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। प्रस्थिति सिर्फ एक तरह की नहीं होती, ये दो तरह की होती है। पहली है प्रदत्त प्रस्थिति, जो हमें जन्म से ही मिल जाती है, बिना हमारी किसी कोशिश के। सोचिए, जैसे हमारी जाति या किसी का भाई या बहन होना। और दूसरी है अर्जित प्रस्थिति, जिसे हम अपनी मेहनत, काबिलियत और फैसलों से हासिल करते हैं, जैसे एक डॉक्टर, वकील या फिर एक छात्र बनना। अच्छा, अगर प्रस्थिति एक पदवी है, तो भूमिका उस पदवी से जुड़ा हुआ काम है। मतलब ये प्रस्थिति का एक्शन वाला पहलू है। जैसे डॉक्टर एक प्रस्थिति है और मरीजों का इलाज करना उनकी भूमिका है। सिंपल। लेकिन तब क्या होता है जब ये भूमिकाएं आपस में टकराने लगती हैं? यही जन्म होता है भूमिका संघर्ष का। यह वो पल है जब किसी की दो या ज्यादा भूमिकाओं की उम्मीदें एक दूसरे से मेल नहीं खाती। इसका एक क्लासिक उदाहरण है एक कामकाजी महिला, जिसे घर पर एक माँ की देखभाल वाली भूमिका और दफ्तर में एक प्रोफेशनल की डिमांडिंग भूमिका के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। दोनों दुनिया की उम्मीदें एक असली तनाव पैदा कर सकती हैं, है ना? ठीक है, अब कैमरा थोड़ा और पीछे खींचते हैं। एक व्यक्ति से आगे बढ़कर उन समूहों पर नजर डालते हैं जिनका हम सब हिस्सा हैं, क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी अकेला तो नहीं रहता। हमारी जिंदगी में ना मोटे तौर पर दो तरह के समूह होते हैं। प्राथमिक समूह वो हैं जहां हमारे रिश्ते बेहद करीबी और निजी होते हैं, जैसे हमारा परिवार और हमारे जिगरी दोस्त। दूसरी तरफ द्वितीयक समूह ज्यादा बड़े और औपचारिक होते हैं, जहां रिश्ते काम से काम वाले होते हैं, जैसे कोई राजनीतिक दल या फिर हमारा स्कूल। समूहों को देखने का एक और दिलचस्प तरीका है हम और वे की नज़र से। अंतः समूह यानी इन ग्रुप में हम वाली भावना होती है, अपनेपन और वफादारी का एक मजबूत एहसास। इसके ठीक उलट बाह्य समूह यानी आउट ग्रुप को वे की तरह देखा जाता है, जिन्हें हम खुद से अलग मानते हैं। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या बस स्टॉप पर खड़ी भीड़ एक सामाजिक समूह है? जवाब है नहीं। यहीं पर सामाजिक समूह और अर्ध समूह का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। देखिए, सामाजिक समूह में लोगों के बीच एक जुड़ाव, एक पहचान होती है, जबकि अर्ध समूह सिर्फ लोगों का एक जमावड़ा है जिनके बीच कोई गहरा रिश्ता नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे बस का इंतजार करते हुए लोग। अब उन समूहों पर नजर डालते हैं जो शायद हम पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं, भले ही हम उनका हिस्सा हों भी या नहीं। अब ये कैसे मुमकिन है, चलिए देखते हैं। इसका जवाब है संदर्भ समूह। ये वो लोग या समूह हैं जिनके रहन सहन और जिनकी कामयाबी को हम पसंद करते हैं और उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। ये हमारे लिए एक तरह से रोल मॉडल होते हैं जो हमें दिशा दिखाते हैं कि कैसा व्यवहार करना है, कैसे कपड़े पहनने हैं और जिंदगी में क्या हासिल करना है। और आज के ज़माने में तो ये संदर्भ समूह कोई भी हो सकता है ना। हमारे दोस्त, साथ काम करने वाले, कोई स्टाइलिस्ट, फिल्म स्टार, खिलाड़ी या संगीतकार। ये सभी हमारे फैसलों पर, खासकर हमारी खरीदारी और लाइफस्टाइल की आदतों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है समवयस्क समूह, या जिसे पीयर ग्रुप कहते हैं। ये भी एक तरह का प्राथमिक समूह ही है जो अक्सर हमारी ही उम्र या हमारे पेशे के लोगों से बनता है, और इनका भी हमारी सोच और व्यवहार पर काफी ज्यादा प्रभाव होता है। और अब वक्त है हमारे सबसे बड़े जूम आउट का। अब हम व्यक्ति और समूहों से भी ऊपर उठकर
पूरे समाज की बनावट को देखेंगे। और जैसा कि हम देखेंगे, समाज अक्सर एक केक की तरह होता है, जिसमें कई अलग अलग परतें यानी लेयर्स होती हैं। इसी बनावट को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। इसका मतलब है समाज के समूहों का ऊंच नीच के क्रम में अलग अलग स्तरों या परतों में बंट जाना। और यही व्यवस्था समाज में मौजूद असमानता की जड़ है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पिरामिड के बारे में सोचना। समाज को अक्सर एक पिरामिड की तरह देखा जाता है। कुछ गिने चुने समूह सबसे ऊपर होते हैं, जिनके पास ज्यादातर संसाधन होते हैं, जबकि एक बहुत बड़ी आबादी निचली परतों में रहती है। इस स्तरीकरण के दो सबसे ताकतवर रूप हैं जाति और वर्ग, और इनके बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जाति जन्म पर आधारित एक बंद व्यवस्था है, इसे बदलना लगभग नामुमकिन है। वहीं दूसरी ओर वर्ग एक खुली व्यवस्था मानी जाती है, जो काबिलियत और आर्थिक स्थिति पर आधारित है। सैद्धांतिक रूप से यहाँ कोई भी मेहनत करके ऊपर उठ सकता है। जाति व्यवस्था में शादी ब्याह और खानपान तक के सख्त नियम होते हैं, जबकि वर्ग व्यवस्था में काफी लचीलापन देखने को मिलता है। अपने सफर के आखिरी पड़ाव में अब हम उन तरीकों को समझेंगे जिनसे समाज व्यवस्था बनाए रखता है और अपने बनाए हुए नियमों को लागू करवाता है। इसे कहते हैं सामाजिक नियंत्रण। ये वो प्रक्रिया है जिसके जरिए समाज में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था कायम की जाती है। ये उन सभी ताकतों का जोड़ है जो हमें समाज के तौर तरीकों के हिसाब से चलने के लिए एक तरह से मजबूर करती हैं। सामाजिक नियंत्रण भी दो तरह का होता है। एक तरफ है औपचारिक नियंत्रण, जिसे सरकार, कानून और पुलिस जैसी संस्थाएं लागू करती हैं। यहाँ नियम लिखित होते हैं और उन्हें तोड़ने पर सजा मिलती है। वहीं दूसरी तरफ है अनौपचारिक नियंत्रण, जो अलिखित होता है और धर्म, रिवाजों और परंपराओं के जरिए काम करता है, जैसे समाज के किसी नियम को तोड़ने पर किसी का हुक्का पानी बंद कर देना। लेकिन सवाल ये है कि सामाजिक नियंत्रण होता ही क्यों है? अब इस पर समाजशास्त्रियों के दो अलग अलग नजरिए हैं। प्रकार्यवादी नजरिया कहता है कि ये समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के लिए जरूरी है। भाई बिना नियमों के तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। लेकिन संघर्षवादी नजरिए की सोच बिल्कुल अलग है। वो मानते हैं कि सामाजिक नियंत्रण एक ऐसा हथियार है जिसे ताकतवर वर्ग अपनी सत्ता बनाए रखने और बाकी समाज को दबाने के लिए इस्तेमाल करता है। उनका कहना है कि इसका मकसद व्यवस्था बनाना कम और असमानता को कायम रखना ज्यादा है। तो एक व्यक्ति की भूमिका से लेकर समाज के स्तरीकरण और नियंत्रण तक के इस सफर के बाद अब लेंस को वापस अपनी ओर मोड़ते हैं। इन सारी सामाजिक शक्तियों को समझने के बाद क्या अपनी दुनिया, अपनी भूमिकाओं और अपने रिश्तों को किसी अलग नज़र से देखा जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।